हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार हितंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। देवराज सिंह, अनिल, अमित, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्त, वो रहने वाला है इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो इंजन है वो एयर को कैसे लेता है, एयर को सिलेंडर में आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भाई एयर को कैसे लेता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि भाई जब इंजन पावर को बनाता है, शक्ति को बनाता है, तो जली हुई गैसों को बाहर कैसे निकालता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि ई फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए एयर चाहिए होगा। तो एयर कैसे, किस किस प्रोसेस से कैसे आता था, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई जब हम पावर प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगी, जली हुई गैसें बच जाएंगी। जली हुई गैसों को कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं, कौन कौन से जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को भैया का नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है भैया, चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। क्लास को शुरू किया जाए भाई। चलिए जल्दी से, आप लोग अभी एक बार स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, हेलो भैया, हेलो, नमस्कार, सभी को नमस्कार। सभी का कमेंट आता है भाई, देखो कमेंट सभी का आता है, लेकिन आप सिंपल समझो कि 400-500 लोग हैं लाइव, तो सबका कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता दोस्त, फिर तो मैं कमेंट ही पढ़ता रहूंगा। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का कमेंट आता है और सारे लोगों का कमेंट दिखता है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हुआ करिए। ठीक है, सभी से अटैचमेंट है, सभी से जुड़ा हुआ हूं मैं। ठीक है भैया, चलिए। चलिए तो एग्जॉस्ट सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि जली हुई गैसों को कैसे निकाला जाएगा, किस प्रोसेस से निकाला जाएगा, यही हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में भाई, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखो क्या लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। सबसे पहले क्या लगा होता है, जब एग्जॉस्ट सिस्टम से जली हुई गैस निकलेगी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होगा। हाँ भाई, 14 फरवरी पुलवामा शहीदों को नमन, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जली हुई गैसें निकलेंगी तो क्या लगा होगा भाई, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होगा। इसके बाद, इसके बाद जब गैस आएगी, इसके बाद जब जली हुई गैस आएगी, तो इसके बाद सबसे पहले जली हुई गैस कहां पर आएगी भैया, इसके बाद सबसे पहले जली हुई गैस आएगी कैटालिटिक कन्वर्टर में। कहां पर आएगी, कैटालिटिक कन्वर्टर में, जहां पर क्या किया जाएगा, इस जली हुई गैस जो हानिकारक गैस है उसको कम हानिकारक गैसों में क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। ठीक है, टेक्निकल का कितना क्वेश्चन आता है भैया, 10 से 15 क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एग्जामिनर ने कोई लिख के नहीं दिया, हो सकता है तुमसे 30 क्वेश्चन भी पूछ ले, तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। देन इसके बाद आगे आएगा तो आगे आपको मिलेगा रिजोनेटर। तो रिजोनेटर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है, फिर आप आगे आओगे तो ये तो एग्जॉस्ट पाइप है, सिंपल से एक पाइप। आगे आपको मिलेगा मफलर, फिर आगे है टेल पाइप। तो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स के बारे में, इन्हीं सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब देखिए आपको एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में एक लाइन लिखनी है। एग्जॉस्ट सिस्टम का जो भाई मेन काम क्या होता है, क्या होता है भाई, एग्जॉस्ट सिस्टम का जो मेन कार्य होता है क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसों को, एग्जॉस्ट गैसों को क्या करना भैया, एग्जॉस्ट गैसों को वायुमंडल तक पहुंचाना। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल तक पहुंचाना। ठीक है, वायुमंडल तक पहुंचाना, साथ ही साथ पहुंचाना, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ पहुंचा देना, साथ ही साथ क्या करता है, जब एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं तो काफी शोर होता है। तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसका कार्य ये भी होता है कि क्या करना भैया, शोर को कम करना, शोर को कम करना, यानी कि जो नॉइस होती है उसको क्या करना, कम करना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रदूषण को कम करना।
पिछली बार कैटालिटिक कन्वर्टर से भर भर के कम से कम 8 से 10 सवाल, तीनों सेट को अगर मिला दिया जाए, 3 सेट में पिछली बार पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, और कैटालिटिक कन्वर्टर से 8 से 10 सवाल आपसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, शोर को कम करना, दूसरा क्या करना, प्रदूषण को कम करना। प्रदूषण को क्या करना भैया, प्रदूषण को कम करना, यानी कि पॉल्यूशन को कम करना। प्रदूषण किसके कारण होता है, तो ये जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं, इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसमें आपका होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसमें आपका होता है पार्टिकुलेट मैटर, और इसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। बाकी लेड, सल्फर, ये सारे भी छोटे छोटे कम होते हैं, लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहता है, मेन हमारा फोकस रहता है प्रदूषण को कम करने में, वो इन्हीं 4 पर रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, और आपका क्या, हाइड्रोकार्बन। इन्हीं 4 से मेन प्रश्न बनता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में तो हम लोग मफलर पढ़ेंगे। तो क्या है भाई, एग्जॉस्ट गैसों को वायुमंडल तक पहुंचाना, शोर को कम करना, प्रदूषण को कम करना, ये हमारा मेन जो मतलब होता है, क्या होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम का मेन जो है हमारा क्या होता है, पर्पज होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा हमको, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कैसा है, सिंपल सा इनटेक मैनिफोल्ड जैसा ही है। कैसा है भाई, इनटेक मैनिफोल्ड जैसा। जैसे मान के चलो 6 सिलेंडर इंजन है, तो 6 से धुआं निकलेगा, 6 से जली हुई गैसें निकलेंगी, तो क्या आप सबके लिए क्या करोगे भाई, क्या अलग अलग पाइप लगा दोगे, 6 धुआं निकलेगा इंजन से, 6 तरफ से धुआं निकलेगा, नहीं। तो आप क्या कहोगे, जैसे मान के चलो पहला सिलेंडर है, पहला सिलेंडर है, इससे क्या हुआ, इससे जो जली हुई गैसें निकली, इससे जो जली हुई गैसें निकली वो यहाँ पर आई, दूसरे वाले सिलेंडर से यहाँ पर आई, तीसरे वाले से यहाँ पर आई, चौथे से यहाँ पर आई, पांचवें से यहाँ पर आई, छठवें से यहाँ पर आई, और छठों को हमने मिलकर क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, जहां पर टर्बो चार्जर में भेजना है तो टर्बो चार्जर में भेज दिया। ठीक है तो हमको एक रास्ता मिल गया एग्जॉस्ट गैसों को निकालने का। तो आप इसमें क्या लिखोगे, एग्जॉस्ट गैसों को जो एकल करने वाला पाइप है, यानी कि एग्जॉस्ट गैसों को, सारी गैसों को एक सिंगल करने वाला जो पाइप है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, चलिए तो आप क्या कहोगे, एग्जॉस्ट गैसों को, एग्जॉस्ट गैसों, एग्जॉस्ट गैस को एकल करने वाले पाइप को, एकल करने वाले पाइप को क्या कहते हैं भैया, पाइप को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। देखिए इसका मटेरियल जो है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। ठीक है, देखो आगे इसका मटेरियल लिखा है कास्ट आयरन, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। कास्ट आयरन का भी बना हो सकता है, ठीक है, ये स्टील का भी बना हो सकता है भाई, और एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है, ये कोई फिक्स मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भैया निकास मैनिफोल्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे निकास मैनिफोल्ड, निकास मैनिफोल्ड। ठीक है, मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड ही रहेगा, मैनिफोल्ड नहीं बदलेगा। बस आपको एग्जॉस्ट का लिखना है तो आप लिख लो निकास मैनिफोल्ड। ठीक है भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, विपिन भैया तैयारी हो जाएगी, बस आपको पढ़ना है, पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, गैस के लीकेज को रोकने के लिए मैनिफोल्ड एवं सिलेंडर के बीच मुख्यतः किसकी गैस किट प्रयोग की जाती है, तो आप कहोगे कापर एस्बेस्टस की, किसकी गैस किट, कापर एस्बेस्टस की गैस किट प्रयोग की जाती है। तो बस इतना ही सिंपल सा है, इसमें आपको पढ़ना नहीं। अगला देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में O2 सेंसर फिट रहता है। सबसे पहली चीज तो आपसे प्रश्न ये बनता है कि भाई जो O2 सेंसर है ये कहां पर फिट होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन सेंसर है ये कहां पर फिट होता है। तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन सेंसर कहां पर फिट होता है, तो आप कहोगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, या कभी कभी उसके पास में फिट होता है। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है उसके आगे पीछे भी उसके पास में फिट हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो ऑक्सीजन सेंसर है वो क्या होता है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, यानी कि निकास मैनिफोल्ड में क्या रहता है, फिट रहता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट गैसों में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाता है, जिसके आधार पर चार्ज में
ईंधन हवा के अनुपात का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब ये जो ऑक्सीजन सेंसर है, इसका काम क्या है, ये पता लगाता है कि भाई जो एग्जास्ट गैस है हमारी, एग्जास्ट गैस जो बाहर जा रही है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। अब ये कैसे देखो वर्क करता है। अब सिंपल से ये आधुनिक गाड़ियों में आजकल लगा होता है। अब ये जो ऑक्सीजन सेंसर है, ये जो ऑक्सीजन सेंसर है, ये जो O2 सेंसर है, O2 सेंसर है, ये किससे कनेक्टेड रहता है भाई, ये कनेक्टेड रहता है आपका ECU से, ECU से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से। ये जो ऑक्सीजन सेंसर है किसको सिग्नल भेजेगा, ECU को सिग्नल भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंट्रोल यूनिट क्या है, एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर है। तो वो देखेगा भाई कि एग्जास्ट गैस में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, फ्यूल का मतलब उसके हिसाब से वो जो भी उसमें फीडिंग रहेगी, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग रहेगी, उसके हिसाब से वो पता लगाएगा कि फ्यूल का दहन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, फ्यूल कम जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से क्या करेगा वो, मैनेजमेंट को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा ऑटोमेटिकली, आजकल की जो आधुनिक गाड़ियां हैं। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है। और ऑक्सीजन सेंसर करता क्या है, एग्जास्ट गैसों में, एग्जास्ट गैसों में क्या करता है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाता है। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है भाई, चलिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है दोस्त। बताइए, इतना क्लियर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो, एग्जास्ट सिस्टम का मेन कार्य क्या है, एग्जास्ट गैसों को वायुमंडल तक पहुंचाना, शोर को कम करना और प्रदूषण को कम करना, शोर को कम करना, प्रदूषण को कम करना। ठीक है। अब भाई 6 सिलेंडर, जैसे मान चलो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, तो आप अलग अलग सिलेंडर से अलग अलग धुआं तो निकाल नहीं सकते, एक ही सिंगल पाइप से निकालोगे। तो एग्जास्ट गैसों को जो एकल करने वाला पाइप रहता है उसके क्या कहते हैं, एग्जास्ट मैनिफोल्ड। किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हो आप ढलवा लोहा। ढलवा लोहा का भी बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। गैस के लीकेज को रोकने के लिए एग्जास्ट मैनिफोल्ड में सिलेंडर हेड पर कॉपर एस्बेस्टस की गैस्केट प्रयोग की जाती है। O2 सेंसर कहाँ पर लगा होता है भाई, ऑक्सीजन जो एग्जास्ट मैनिफोल्ड पर लगा होता है। और साथ ही साथ क्या करता है, एग्जास्ट गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या लगाता है, पता लगाता है। ठीक है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो एग्जास्ट मैनिफोल्ड है, किसकी बात हो रही है अभी, इसमें हीट वाल्व भी लगा रहता है। तो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये एग्जास्ट मैनिफोल्ड की बात हो रही है। तो हीट वाल्व भी क्या होता है भाई, इसमें लगा रहता है। ये क्या रहता है भाई, ये क्या रहता है, तो आप इसमें लिखोगे, ये इनटेक मैनिफोल्ड। देखो जो आपका इनटेक मैनिफोल्ड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मैनिफोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनटेक मैनिफोल्ड को क्या कहते हैं, इंडक्शन मैनिफोल्ड भी कहते हैं। इंडक्शन मैनिफोल्ड, इंडक्शन मैनिफोल्ड भी इसको कहते हैं। क्या रहता है भाई, इसमें हीट वाल्व भी लगा रहता है। कहाँ पर लगा रहता है, कहाँ पर लगा रहता है, तो आप कहोगे इनटेक मैनिफोल्ड में क्या लगा रहता है, हीट वाल्व लगा रहता है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है भाई। देखो जो हीट वाल्व लगा रहता है कहां पर लगा रहता है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा रहता है, लेकिन ये क्या करता है, ये इनटेक मैनिफोल्ड में इनटेक मैनिफोल्ड में चार्ज को कंडेंस होने से रोकता है, चार्ज को कंडेंस होने से रोकता है। अभी मैं आपको समझाता हूं इसको कंडेंस होने से कैसे रोकता है।
चलिए भाई, अब बताइए, ठीक है। हीट वाल्व क्या होता है भाई? हीट वाल्व सबसे पहले तो आपको समझना है, ये कहां पर लगा होगा? तो हीट वाल्व लगा होगा एग्जास्ट मैनिफोल्ड में। कहां पर लगा होगा? एग्जास्ट मैनिफोल्ड में। लेकिन इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि ये इनटेक मैनिफोल्ड में चार्ज को कंडेंस होने से रोकता है। अब इसको समझिएगा कैसे, समझिएगा इसको, बहुत बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है? ये आपकी इनटेक मैनिफोल्ड है, और ये आपकी क्या है? एग्जास्ट मैनिफोल्ड है। ये आपकी क्या है भाई? इनटेक मैनिफोल्ड। और ये आपकी क्या है? एग्जास्ट मैनिफोल्ड। समय देना दोस्त, 1 मिनट, सही हो जाएगा। बस 5 मिनट 10 मिनट का खेल होता है, इसी में बहुत तेज आएगी, फिर उसके बाद शांत हो जाएगी खांसी। ठीक है भाई, तो आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्त मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, चलिए, बाकी लास्ट में मैं रिवीजन करा दूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, परेशान नहीं होना। हिंदी में क्या लिखूं? बेवकूफ आदमी हो क्या यार? मानो भाई, बता तो दिया यार। अब यहाँ पे एग्जास्ट मैनिफोल्ड बार बार तुमको हिंदी में लिखूंगा क्या? निकास मैनिफोल्ड इसका बता तो दिया भैया, आप नहीं समझ पाए इसको। निकास मैनिफोल्ड, मानो भाई कैसे आदमी हो यार, मैं तुमको बार बार बोल चुका हूँ मानो, इतने दिन से पढ़ रहे यार, आप समझ ही नहीं पाए। वही, इसको चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो यार, वही चीज है, निकास मैनिफोल्ड एग्जास्ट मैनिफोल्ड। ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अब देखो क्या होता है। सबसे पहले तो इनटेक मैनिफोल्ड में, अब देखो ये समस्या कहां पर आती है? ठंडे क्षेत्रों में समस्या आती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर ये प्रयोग किया जाता है हीट वाल्व। ठंडे प्रदेशों में कहां पर प्रयोग किया जाता है भैया? ठंडे प्रदेशों में ये प्रयोग किया जाता है बेसिकली, जहां जहां पर क्या होती है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। अब देखिए क्या है, मान लो यहां से जा रही है एयर, या अगर पेट्रोल इंजन होगा तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर होगा। अब जब देखो दोस्त, ठंड बहुत पड़ेगी, ठंड बहुत पड़ेगी, तो जो एयर में क्या होगा? एयर में क्या रहेगा? वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, जिसे आप जलवाष्प बोलते हो। भाई जैसे ठंड के दिनों में कोहरा क्यों पड़ता है? ठंड के दिनों में कोहरा क्यों पड़ता है? जब ठंड होती है तो जो एटमॉस्फियर में यानी कि वायु में क्या रहते हैं? वाटर वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, वो जम जाते हैं, तो वही धीरे धीरे नीचे आते हैं, प्रदूषण प्रदूषण जो गैसों के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे आते हैं, वही कोहरा या ओस होता है। तो वही है, जब ठंडे देशों प्रदेशों में क्या होता है भाई, यहां से मान लो आप हवा को खींचोगे, तो हवा में जब वाटर पार्टिकल्स रहेंगे, खींचोगे और हवा ठंडी होगी। तो यहाँ पर जो पानी है वो पानी अलग हो जाएगा, हवा से जो पानी है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और जब हवा से ही पानी अलग हो जाएगा तो ये पानी अलग होके क्या हो सकता है? आपके सिलेंडर में भी जा सकता है, सिलेंडर में भी जा सकता है, जो मतलब वायु में क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है भाई? जो आपका वाटर पार्टिकल्स हैं वो आपका जा सकते हैं कहाँ पर? कंडेंस होकर, यानी कि संघनित होकर, कंडेंस होकर यानी कि संघनित होकर कहाँ पर जा सकते हैं? सिलेंडर के अंदर जा सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है भाई? ठंडे देश प्रदेशों में ये प्रयोग होता है, नहीं तो नहीं प्रयोग होता। अब हमको क्या करना है? जैसे मान के चलो इंजन स्टार्ट हुआ है, अभी इंजन को थोड़ा सा गर्म करना है। ये इनटेक मैनिफोल्ड को अगर हम थोड़ा सा गर्म कर दें, थोड़ा सा गर्म कर दें, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? ये जो कंडेंसेशन है, जो वाटर का कंडेंसेशन है, संघनन है, जो एग्जास्ट मैनिफोल्ड में इनटेक मैनिफोल्ड में हो रहा है और साथ ही साथ सिलेंडर में जा रहा है, वो क्या होगा? वो रुक जाएगा। ठीक है। तो यहीं पे एक वाल्व लगा होता है, ये वाल्व खोल देते हैं या खुल जाता है अपने आप,
क्या कर देता है, ये वाल्व से एग्जॉस्ट गैसों का जो फ्लो है वो इसके ऊपर करा देते हैं। कहां पर करा देते हैं भाई, इनटेक इनटेक मैनिफोल्ड इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर, अंदर नहीं भैया, अंदर नहीं, अंदर नहीं करा देते, इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर करा देते हैं। तो एग्जॉस्ट गैसों में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, तो ये क्या कर देती है, इनटेक मैनिफोल्ड को गर्म कर देती हैं, और जो चार्ज का कंडेंसेशन है वो क्या होता है, रुक जाता है, और हमारा इंजन क्या होता है, सही से वर्क करता है। तो ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका हीट वाल्व का काम होता है, हीट वाल्व भी लगा रहता है, और इनटेक मैनिफोल्ड में चार्ज को कंडेंस होने से रोकता है। कंडेंस मतलब संघनन, चार्ज के क्या मतलब, चार्ज के किसको रोकता है भैया, चार्ज के संघनन को रोकता है, संघनन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि एग्जॉस्ट गैसें बैक प्रेशर ना बना पाए, ताकि एग्जॉस्ट गैसें क्या हो भैया, ताकि एग्जॉस्ट गैसें बैक प्रेशर ना बना पाए। ठीक है, चलिए अब आइए, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। देखो, हीट वाल्व का मतलब, हीट का मतलब समझ रहे, उष्मा, एक तरह का बस उष्मा वाल्व है ये। आपके ना एग्जाम में ये पूछा जाना है, ठीक है ना, आपको इसमें बहुत लोड लेना है, बस एक बार और सुन लो, समझ लो। ठीक है, हीट वाल्व क्या है भाई, हीट वाल्व ये है, मतलब उष्मा एक तरह का वाल्व है। देखिए, जब ठंडे प्रदेशों में क्या होता है भाई, जब ठंडे प्रदेशों में जो एयर होती है उसमें क्या होता है भाई, वाटर, पानी अलग हो जाता है ना यार, पानी जब वाटर ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो जो एयर में वाटर रहेगा वो अलग हो जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा। तो वो जब हवा खींचेगा सिलेंडर, हवा खींचेगा जब इंजन, तो वो वाटर पार्टिकल्स अलग होकर, मतलब एयर के साथ मिले हैं तो ठीक है, लेकिन अलग होकर क्या होते हैं, इस इनटेक मैनिफोल्ड में भी जम जाते हैं और सिलेंडर के अंदर भी जाते हैं। इसलिए इनटेक मैनिफोल्ड को हमको गर्म करना आवश्यक होता है। गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर एक हीट वाल्व लगा देते हैं। जब ये खुलता है तो एग्जॉस्ट गैसों का फ्लो इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर करता है, अंदर नहीं करता, ऊपर करता है। तो एग्जॉस्ट गैसों में क्या होती है भाई, कि गर्मी रहती है, और ये इनटेक मैनिफोल्ड को गर्म कर देती है, और चार्ज के कंडेंसेशन को क्या कर देती है भैया, रोक देती है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है इसमें। अब आइए, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है मफलर या साइलेंसर। क्या है भैया, मफलर या साइलेंसर। मफलर क्या करता है, शोर को कम करता है। क्या करता है भैया, शोर को कम करता है। तो यही आप लिखोगे, मफलर या साइलेंसर का मेन कार्य क्या होता है, इंजन के एग्जॉस्ट गैसों एग्जॉस्ट गैसों एग्जॉस्ट गैसों से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसों से निकलने वाले शोर को कम करना। क्या करना भैया, शोर को कम करना, यानी कि नॉइस को कम करना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया शोर होता ही क्यों है, शोर क्यों होता है बताइए। मैं आपसे पूछूं, शोर यानी कि जो नॉइस है, जब जली हुई गैसें सिलेंडर को छोड़ती हैं, और अगर हम साइलेंसर का प्रयोग ना करें, जैसे आपके मान लो बाइक ही है, बाइक में से अभी आप साइलेंसर निकाल दो, तो भैया बताओ, फट 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 की आवाज आएगी कि नहीं, आवाज आती है कि नहीं। तो आवाज आती ही क्यों है, यानी कि जो शोर क्यों होता है, क्यों होता है ये आप बताइए भैया, क्यों होता है शोर। अगर मैं आपसे कहूं, आप अपने बाइक का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाइक में सोचो, सिंगल सिलेंडर छोटा सा इंजन होता है, अभी उसका भी साइलेंसर निकाल दो तो कितनी तेज सोचो आवाज आती है। याद कैसे होगा भाई, 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। नहीं भाई, मानो भाई ऐसा नहीं है, हेडिंग को हिंदी में लिखा करो, यही लिख लो, मफलर या साइलेंसर। हेडिंग जो जरूरी होता है मैं लिख देता हूँ, इसको हिंदी में भी मफलर बोलेंगे और इसको हिंदी में भी साइलेंसर ही बोलेंगे भैया। जहां पर अलग रहता है मैं लिख देता हूँ, अगर न मना लिखा करो समझ जाएगा तो कि इसका हिंदी भी मफलर होगा
और इसका हिंदी भी साइलेंसर ही होगा। ठीक है, चलिए चलिए भाई। अब देखिए ब्लास्ट के कारण, अब देखिए शोर क्यों होता है। तो शोर होता है भैया दाब के अंतर के कारण, यानी कि दाबांतर के कारण, दाबांतर के कारण, यानी कि प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के कारण। देखो जब ये गैसें निकलती हैं, जब ये गैसें निकलती हैं सिलेंडर से, तो इनमें क्या होती है भैया, इनका जो दाब होता है, दाब यानी कि जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है, लगभग 4 से 6 बार। ठीक है, स्पीड भी बहुत अधिक होती है, स्पीड होती है लगभग 50 मीटर प्रति मिनट, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, और आपकी जो इनकी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान कितना होता है भाई, तो 550 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर होता है। अब मैं आपसे कहूं भाई, मान के चलो आपके पास कोई गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे में हवा भरी हुई, जब आप उसको फोड़ते हो तो आवाज आती है कि नहीं? आवाज क्यों आती है? दाबांतर के कारण, क्योंकि जो गुब्बारे में हवा है उसमें दाब ज्यादा है, और जब अचानक आपने उसको फोड़ा तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई, जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, वायुमंडलीय दाब ये आपका होता है 1 बार। वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 1 बार। बार क्या होती है भैया, दाब की यूनिट होती है, और 1 बार बराबर होता है 10 के घाते 5 पास्कल। 1 बार बराबर क्या होता है भैया, 1 बार बराबर होता है 10 के घाते 5 पास्कल। ये बार क्या है, दाब को नापने की एक यूनिट है। अब देखो जब कोई वस्तु अचानक अधिक दाब से कम दाब में अचानक आती है तो वो क्या होती है, शोर उत्पन्न करती है। जैसे जैसे मैंने आपको गुब्बारे का एग्जांपल दिया, आप जब गुब्बारा फुलाओ तो भाई जब गुब्बारे के अंदर हवा भरोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ जाएगा, दाब उसके अंदर ज्यादा है, बाहर का दाब वायुमंडलीय दाब कितना है 1 बार, और गुब्बारे के अंदर कुछ भी दाब थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, 1.5 बार होगा, कुछ होगा, और जब आप उसको फोड़ते हो तो अचानक, अचानक क्या होता है, दाब बदलता है। अचानक क्या है मतलब, गुब्बारा फूटने में सोचो कितना मिली सेकंड का समय लगता होगा, तो दाब अचानक बदला, यानी कि प्रेशर डिफरेंस हुआ, और उसके कारण हमको क्या हुई, आवाज आई। इसी तरीके से जब इंजन तेजी से चलता है, इंजन तेजी से चलता है तो एग्जास्ट गैसें जो सिलेंडर को छोड़ रही हैं, एग्जास्ट गैसें जो सिलेंडर को छोड़ रही हैं, उनका दाब कितना है, 4 से 6 बार, 4 से 6 बार। और जब जब वो आ रही है संपर्क में, जब वो वायुमंडल में संपर्क में आ रही, तो वायुमंडल में दाब कितना है, वायुमंडल में दाब 1 बार है। तो अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो बहुत तेजी से क्या होती है, आवाज निकलती है। अब यही प्रश्न एक पूछा गया था, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको लगवाना भूल गया इसमें। एक प्रश्न रुक जाइए, मैं आपको नोट करा देता हूं, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, मैंने उसको टाइप कराना भूल गया जो है। एक सेकंड रुकना दोस्त, ये प्रश्न आप नोट कर लो, मफलर से ही प्रश्न था डायरेक्ट। ठीक है, मफलर से ही डायरेक्ट ये प्रश्न था, इसको आप देख लो एक बार। देखिए प्रश्न क्या पूछा था, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा का प्रश्न है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा का प्रश्न है, और यही दाब से आपसे प्रश्न पूछा था। तो इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में भैया जरूर नोट कर लेंगे, जरूर नोट कर लेंगे एक बार। प्रश्न क्या था, प्रश्न पूछा था आपसे, एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, मैं लगवाना भूल गया दोस्त, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है लिख लीजिए। मफलर एक ऐसा उपकरण है, मफलर, मफलर क्या है भाई, मफलर एक ऐसा उपकरण है, मफलर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, जो एग्जास्ट वाल्व के खुलने पर, जो एग्जास्ट एग्जास्ट वाल्व के खुलने पर एग्जास्ट प्रणाली,
एग्जास्ट प्रणाली, ठीक है, एग्जास्ट प्रणाली में आने वाली फिर बीच में आपको खाली स्थान दिया, आने वाली गैसों को सोखता है, गैसों को क्या करता है भाई, सोखता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और अवमंदित करता है, यानी कि स्लो करता है, ठीक है। सोखता है और अवमंदित करता है, ठीक है। ये सेम प्रश्न है डीपी ड्राइवर परीक्षा का, डीपी ड्राइवर 2022 परीक्षा का प्रश्न है भैया, ठीक है। डीपी ड्राइवर, ये प्रश्न एग्जैक्ट प्रश्न है, यह वही प्रश्न मैंने लिखाया। अब आपको ऑप्शन दिए थे 4, अब आपको सही ऑप्शन इसमें से बताना है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में आपको दिया है मध्य दाब वाली, मध्य दाब वाली, उच्च दाब वाली, उच्च दाब वाली। अगला ऑप्शन है निम्न दाब वाली, निम्न दाब वाली, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक कम दाब वाली, अत्यधिक कम दाब वाली, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए थे परीक्षा में, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होगा, उच्च दाब वाली, यहां पर आपको ऑप्शन कौन सा मारना है, उच्च दाब वाली। तो यही एक पॉइंट लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे। मफलर क्या करता है भाई, मफलर उच्च दाब, उच्च दाब वाली गैसों को, गैसों को सोखता है, सोखता है और अवमंदित करता है। अवमंदित मतलब स्लो करता है, जब स्लो कर देगा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो शोर क्या हो जाएगा भाई, ऑलरेडी कम हो जाएगा। सोखता है और क्या करता है, अवमंदित करता है, अवमंदित करता है, यानी कि स्लो करता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मफलर का आयतन, मफलर का आयतन क्या होना चाहिए भैया, मफलर का आयतन इंजन विस्थापन का, इंजन विस्थापन का 6 से 8, 6 से 8 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, 6 से 8 गुना होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इंजन विस्थापन क्या है भाई, वही इंजन की कैपेसिटी, वही क्या है, इंजन की कैपेसिटी। देखिए इतना होना चाहिए, अब आपके पास अगर जगह है, स्पेस है, पैसा है, तो हो सकता है आप ज्यादा भी कर दो, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे मान के चलो ठीक है, यहीं पे देख लो इसे आप, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि किसी इंजन का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन क्या है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी या टीडीसी से बीडीसी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि सिंपल सी कैपेसिटी, किसी इंजन की जो कैपेसिटी है, मान लो वो 100 सीसी है, ठीक है, तो उसका जो मफलर का आयतन होना चाहिए, यानी कि जो साइलेंसर का आयतन होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, इंजन विस्थापन का 6 से 8 गुना, 6 से 8 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 600 से 800 सीसी। जो मफलर का, जो मफलर का आयतन होना चाहिए, अगर आपका इंजन 100 सीसी का है, तो मफलर का जो आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 600 से 800 सीसी आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको। मफलर का जो वॉल्यूम होता है दोस्त, मफलर का जो वॉल्यूम होता है वो इंजन डिस्प्लेसमेंट का 6 to 8 टाइम्स होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले भैया लिख लेंगे, मफलर का जो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम होता है वो इंजन डिस्प्लेसमेंट का 6 to 8 टाइम्स होता है, ठीक है। और मफलर जो है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से आने वाली गैसों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उनको क्या करता है, स्लो करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शन में यही चीजें जो मैंने आपको बताई देख लीजिएगा।
कि एग्जास्ट गैसों को प्रेशर एवं स्पीड को कम करके आवाज को खत्म करता है, एग्जास्ट गैसों के तापमान को भी कम करता है और स्पार्क अरेस्ट करता है। देखो भाई, जब इंजन तेजी से चलता है ना तो उससे चिंगारी भी निकलती है। अभी आप सारा सिस्टम हटा दो, इंजन को ऐसे चला के देखो तो स्पार्क निकलता है, तो वो स्पार्क बाहर ना जाए उसको भी क्या करता है, उसको भी अरेस्ट करने का काम करता है कौन, आपका मफलर। अब देखिए, आइए हमको जो टाइप्स ऑफ मफलर के बारे में पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ मफलर आप यहाँ पे लिख लोगे सबसे पहले, क्योंकि जरूरी है। पूछता है, सबसे सिंपल प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि कौन सा मफलर का प्रकार है और कौन सा मफलर का प्रकार नहीं है। सर 997 सीसी हो तो क्या होगा भैया, 997 गुणते 6 और 997 गुणते 8 आप कर लो, इसकी क्या बन जाएगी, एक रेंज बन जाएगी। इसकी क्या बन जाएगी भैया, एक रेंज बन जाएगी। ठीक है हिमांशु शर्मा भैया, समझे? ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ मफलर, यहाँ टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ मफलर। ठीक है, सबसे पहला मफलर कौन सा है भाई, सबसे पहला है आपका प्रतिक्रिया मफलर। प्रतिक्रिया मफलर, बाद में इसके बारे में एक एक लाइन हम लोग देख लेंगे। प्रतिक्रिया मफलर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टिव रिएक्टिव मफलर, रिएक्टिव मफलर। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका होता है अवशोषक, दूसरा आपका होता है अवशोषक मफलर, अवशोषक मफलर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एब्जॉर्टिव, एब्जॉर्टिव मफलर। इसमें तीन तरह के मफलर होते हैं, जो एब्जॉर्टिव मफलर होता है इसमें तीन तरह के मफलर होते हैं। कौन कौन सा भैया, कौन कौन सा, तो आप कहोगे इसमें होगा, इसमें होगा, पहला तो हो जाएगा इसमें सीधा प्रवाह, सीधा प्रवाह, जिसे आप लोग क्या बोलते हो भैया हिंदी में, स्ट्रेट फ्लो, इंग्लिश में स्ट्रेट फ्लो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका उल्टा प्रवाह मफलर, उल्टा प्रवाह, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, रिवर्स फ्लो, रिवर्स फ्लो। और तीसरा आपका होता है बैफल प्लेट, बैफल प्लेट। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, बैफल प्लेट। ठीक है, जो एब्जॉर्टिव मफलर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कितने, स्ट्रेट फ्लो, रिवर्स फ्लो और बैफल प्लेट। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, तीसरा जो मफलर है, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला के एक मफलर बना दिया, यानी कि रिएक्टिव और एब्जॉर्टिव दोनों को मिला के एक मफलर बना दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव, रिएक्टिव एब्जॉर्टिव, रिएक्टिव एब्जॉर्टिव मफलर। हिंदी में लिखना हो तो प्रतिक्रिया अवशोषक मफलर। ठीक है, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मफलर, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मफलर। ठीक है, और पांचवा है आपका वेव कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मफलर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, वही बोलेंगे, वेव कैंसिलेशन, वेव कैंसिलेशन मफलर। अगला आपका क्या आता है, अगला आपका आता है अनुनाद प्रकार का मफलर, अनुनाद प्रकार का मफलर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजोनेंस, रिजोनेंस टाइप मफलर। ठीक है भाई, तो ये देखो बहुत आपको इसका लोड नहीं लेना, बस टाइप्स याद रखने हैं। ड्राइवर के लेवल के एग्जाम में क्या है भाई, टाइप्स जैसे आपसे पूछे जाते हैं, पूछेगा भाई बताओ कौन सा मफलर का प्रकार है, कौन सा नहीं है, कौन सा इस सिस्टम का जैसे पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा फ्यूल फीड सिस्टम का भाग है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंटेक सिस्टम का भाग है, नहीं है, कौन सा एग्जास्ट सिस्टम का भाग है, एग्जास्ट सिस्टम का भाग नहीं है। ठीक है, टाइम कौन सा हटवा दें यार, टाइम कौन सा हटवा दें, टाइम नहीं हटेगा भैया, वो टाइम फिक्स है, वो टाइम नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए, तो ये
टाइप जो है आपको ध्यान रखने हैं, टाइप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बाकी इसको बहुत लोड नहीं लेना, छोटा छोटा एक एक पॉइंट सब में है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला मफलर है रिएक्टिव मफलर, पहला मफलर है रिएक्टिव मफलर, तो भैया इसका एक दूसरा नाम है। अब रिएक्टिव मफलर का देखो यहाँ पे हिंदी लिख दिया ना, प्रतिक्रिया मफलर, तो अब एक जगह हिंदी लिख दिया तो आप बार बार तो हिंदी लिखूंगा नहीं, तो आप वो मैनेज कर लेना। तो रिएक्टिव मफलर, इसका एक नाम और है, तो आप क्या कहोगे, इसे जो है चैम्बर मफलर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई चैम्बर होते हैं, भी आगे मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। इसे चैम्बर मफलर, चैम्बर मफलर भी कहते हैं, चैम्बर मफलर भी कहते हैं। कहाँ पर ये वर्क आता है भाई, कहाँ पर ये काम आता है, तो आप कहोगे लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी यानी कि लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो धीमी आवृत्ति की ध्वनि है, धीमी आवृत्ति की, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत लाउड, मतलब आपका बहुत बड़ा इंजन है, बहुत शोर करने वाला इंजन है और उसमें लगा दोगे तो ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। मतलब जो लो फ्रिक्वेंसी है, जहां पर बहुत ज्यादा आवाज नहीं हो रही है, उसको कम करना है, तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर ये काम करेगा। तो लो फ्रिक्वेंसी धीमी आवृत्ति के लिए क्या होता है भाई, धीमी आवृत्ति के लिए ये उपयोगी होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है। पहले देखो क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें कई पाइप खंड, अभी आगे मैं एनिमेशन दिखाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, पहले पढ़ लो। पाइप खंड यानी कि इसमें कई क्या बने होते हैं भाई, पाइप सेगमेंट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पाइप सेगमेंट बने होते हैं। और ध्वनि को कैसे कम किया जाता है, जो शोर है वो कैसे कम किया जाता है, तो आप लिखोगे इसमें, इसमें शोर को, शोर को डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि विनाशकारी, विनाशकारी हस्तक्षेप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा कम किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा कम किया जाता है, ठीक है। इसमें जो रिएक्टिव मफलर है, इसमें जो ध्वनि को कैसे कम किया जाता है भाई, रिएक्टिव, रिएक्टिव मफलर धीमी आवृत्ति यानी कि निम्न आवृत्ति की जो है लिए उपयोगी होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलो, सिंपल सा एक यही समझ लो, बाकी काम हो जाएगा, सब में कुछ खास है नहीं, यही समझना है। जैसे मान के चलो आपके अंदर बहुत दाब है, ठीक है, मतलब आपके चाचा विधायक हैं, ठीक है, और आप किसी को सेट नहीं रहे हो, ठीक है, और आगे कोई मिल गया, मतलब आपसे भी पावरफुल आदमी मिल गया, ठीक है, तो आपको क्या कर दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशकारी हस्तक्षेप कर दिया। आप क्या कर रहे थे, एकदम मस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, आप में विनाशकारी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप तो किया, कैसा किया, विनाशकारी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे मान के चलो ये इनलेट कनेक्शन है, यहां से गैसें आई, चली तो बहुत तेज दाब में कि सब तोड़ ताड़ डालेंगे, लेकिन जब ये, जब यहां पर आई, तो यहां पर देखो इसको क्या मिल गया, कई पाइप सेगमेंट मिल गए जिसमें छोटे छोटे छेद हैं। तो ये गैसें क्या हुई, डिस्ट्रक्टिव हस्तक्षेप हुआ, यानी कि इनको विनाश करने वाला, इनके रास्ते में कैसा आ गया, हस्तक्षेप आया, और इन गैसों का विनाश करने वाला हस्तक्षेप आ गया। अब गैसें मान लो यहां से चली, यहां से किसी तरीके से बच के यहां से गई, यहां निकली, तो यहां पर इनका दिक्कत हो गया, फिर आगे चली, फिर आगे दिक्कत हो गया, मतलब कुल मिला के इतना खांच गैस के जाने के मार्ग में इतनी रुकावट इतनी रुकावट हम लोग डाल देते हैं कि वो क्या होता है भाई, गैसे टकरा टकरा कर उनका जो दाब है वो कम हो जाता है। और वही तो हमको करना है, वही तो हमको क्या करना है भाई, वही दाब तो हमको कम करना है। और वही दाब जब हमको कम करना है, जब दाब हमको क्या करना है, जो वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर करना है। जब दाब, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो आवाज नहीं होगी। तो इस गैस को इतना टकरा देंगे चारों तरफ ना, इसका दाब खत्म हो जाएगा, जो वेग है वो खत्म हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये गैस जब यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जब आउटलेट कनेक्शन से निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, इसका दाब लगभग लगभग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा।
तो ये आवाज क्या होगी, नहीं होगी। सब में जो है भाई, अब जितने भी आपके मफलर आएंगे उस सब में लगभग यही कॉन्सेप्ट काम करेंगे, एक मफलर को छोड़कर, जो कि अगला है एब्जॉर्टिव मफलर। एब्जॉर्टिव मफलर में क्या किया जाता है भाई, आप कहोगे इसमें इसमें ध्वनि अवशोषक, ध्वनि अवशोषक यानी कि जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ध्वनि अवशोषक, साउंड एब्जॉर्बिंग ध्वनि अवशोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ध्वनि अवशोषक पदार्थ का एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ध्वनि अवशोषक पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है भैया, जैसे कि आपका लिख लो स्टील वूल, यानी कि स्टील के रेसे, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है स्टील के रेसे, ये जो क्या है, ध्वनि अवशोषक पदार्थ है। क्या है भैया, ध्वनि अवशोषक पदार्थ है। तो पहला तो हो गया स्टील वूल, स्टील का रेसा। दूसरा हो गया आपका ग्लास वूल, ग्लास वूल मतलब ग्लास के छोटे छोटे रेसे, इस तरीके से आपको रेसे टाइप का दिख रहा है ना, तो ये है, ये क्या है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। अब देखो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है भाई, यहां पर देखो हम गैसों को जब टकरा रहे हैं बार बार, तो गैसें बैक प्रेशर बनाती हैं। क्या करती है, मतलब भाई बहुत टकरा दोगे, कहेगा हम जावे नहीं करेंगे, पीछे लौट आएंगे। तो इसमें क्या होगा, बैक प्रेशर बनता है, बैक प्रेशर बनने का खतरा रहता है। जबकि इसमें क्या है, इसका रास्ता साफ रहता है। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करते हैं, तो इसमें बैक प्रेशर कम होता है। जो आपका ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसमें क्या होता है भाई इसमें बैक प्रेशर, बैक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्बिंग मफलर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिएक्टिव एब्जॉर्बिंग मफलर। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि इसको अलग से पढ़ा जाए। ये देखो क्या है, ये तो पहले में वही फिगर लगा दिया था यार, बेवकूफ आदमी था क्या वो। चलो ये देखो ये क्या है, वो रिएक्टिव वाले में फिगर गलत लगा है। देखिए अब यहां पर क्या है, ये आधा जो है, आधा जो पार्ट है ये क्या है, रिएक्टिव मफलर का है, और जो इधर वाला पार्ट है वो क्या है, एब्जॉर्बिंग मफलर का है। यानी कि इसमें क्या है, बस रिएक्टिव और एब्जॉर्बिंग को मोड़ जोड़कर क्या करा दिया, एक मफलर बना दिया बस। ठीक है, इसको क्या कर दिया भैया, इसको क्या कर दिया, रिएक्टिव, रिएक्टिव क्या कर दिया भैया, इसको क्या कर दिया, रिएक्टिव और एब्जॉर्बिंग को जोड़ के एक मफलर बना दिया, वही क्या बन गया, रिएक्टिव एब्जॉर्बिंग मफलर। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक मफलर। इलेक्ट्रॉनिक मफलर क्या होते हैं भैया, आजकल की जो गाड़ियां हैं, आधुनिक गाड़ियों में यही मफलर प्रयोग किए जाते हैं, आधुनिक आधुनिक वाहनों में। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी रहेगी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मफलर रहेगा उसमें क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक सेंसर लगा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेंसर। अब जैसे मान के चलो, जो भी आपके इंजन से जिस भी, इंजन से आपकी जिस भी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है लिख लो भाई, एब्जॉर्बिंग मफलर यहां पे लिख लो कि ये जो एब्जॉर्बिंग मफलर है ये ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है भैया, ध्वनि ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो साउंड एनर्जी है उसको क्या कर देता है, उसको हीट एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मफलर में मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, एक सेंसर होगा। ये सेंसर पता लगा लेगा कि भाई जो है, मान के चलो इंजन से 100 हर्ट्ज या मान के चलो 200 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है। 200 हर्ट्ज का मान लो इंजन से साउंड आ रहा है, इंजन से, ठीक है, इंजन से, इंजन से 200 हर्ट्ज का जो साउंड है वो चला, तो ये पहचान लेगा, सेंसर पहचान लेगा कि भाई 200 हर्ट्ज का, यानी इस फ्रीक्वेंसी का जो आपका क्या है, साउंड आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी क्या करेगा भैया, 200 हर्ट्ज का जो है साउंड निकालेगा। 200 हर्ट्ज का जो है क्या निकालेगा, जो साउंड वेव है, फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड वेव है, 200 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वेव क्या करेगा, ये निकालेगा। ठीक है,
और ये जो दोनों फ्रिक्वेंसी आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगी, काट देंगी। एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगी। और उसको उससे क्या होगी, जो नॉइस है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉइस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि जो क्या हो जाएगी, शोर खत्म। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, लिख लेंगे। नॉइस खत्म यानी कि शोर खत्म, इस तरीके से, बस इतना। ठीक है। अगला है आपका वेव कैंसिलेशन मफलर। अगला क्या है भाई, वेव कैंसिलेशन टाइप मफलर। हिंदी में भी यही बोलेंगे, वेव कैंसिलेशन टाइप मफलर। अब यहां से जो प्रश्न पूछा गया था, बस ये पूछा गया था, इसमें इसमें एग्जास्ट गैसों एग्जास्ट गैसों के जाने का जाने का रास्ता क्या होता है भाई। एग्जास्ट गैसों के जाने का रास्ता दो भागों में बटा रहता है। दो भागों में बटा रहता है, बस ये प्रश्न है, पूछा कितने भागों में बटा रहता है, तो आप कहोगे एग्जास्ट गैसों के जाने का रास्ता दो भागों में बटा रहता है। देखो कैसे, अभी एग्जास्ट गैस यहां से आई, इनलेट हुआ। अब इसको दो भागों में हमने बांट दिया। पहले पहले हमने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में बांट दिया, गैस यहां से चली, एग्जास्ट गैस यहां से चली, फिर यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है, फिर यहां से लौटी, फिर यहां से लौटी, फिर यहां से लौटी, यहाँ आई। और इसी तरीके से ये वाली जो गैस है वो यहां से गई, यहां से मुड़ी, यहाँ आई। अब फिर दोनों ये आपस में आके यहाँ टकरा जाएंगी। और फिर जब टकरा जाएंगी तो एक दूसरे को फ्रिक्वेंसी को काट देंगी, और काट देंगी तो शोर आपका कम हो जाएगा, और फिर एग्जास्ट गैस यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ये एग्जास्ट गैस यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है। चलिए एससीआर और जो सब नहीं पढ़ना यार, चलो अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है। ये फिगर गलत है दोस्त, इसमें रिजोनेंस टाइप में। ठीक है, तो इसको आप हटा लीजिए, इसको आप हटा लीजिएगा। ठीक है भाई, ये फिगर गलत है। ये वही वाला फिगर लग गया है। एससीआर होता है भाई सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, अभी कैटालिटिक कन्वर्टर पहुंचे कहाँ, सब नहीं पढ़ना यार तुमको, पढ़ाने में पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना लेवल अगर आप पढ़ लोगे दोस्त, तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ। बाकी आप कहोगे तो पढ़ाने को, तो मैं सब पढ़ा दूंगा यार। ठीक है भाई। अगला है आपका रिजोनेंस टाइप। इसका हिंदी में पहले ही लिखा चुका हूं। अनुनाद प्रकार का मफलर इसको बोलते हैं, अनुनाद प्रकार का। अब बस इसको आप याद रखना है कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लो फ्रिक्वेंसी के लिए, यानी कि निम्न आवृत्ति की ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है, निम्न आवृत्ति के लिए। ठीक है भैया, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए प्रश्न क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन सा इंजन निकास प्रणाली का भाग नहीं है। देखिए वाल्व तो मैंने आपको बताया था कि भाई हीट वाल्व होता है, मफलर भी होता है, और टेल पाइप। टेल पाइप आप देखोगे सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या होता है भैया, सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, सबसे लास्ट में देखो यहाँ पर क्या है, टेल पाइप है। तो जो स्ट्रेट पाइप आपका ऑप्शन है, स्ट्रेट पाइप, ये क्या होता है भाई, ये आपका जो है भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निकासी शोर को कम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। निकासी नालिका, मफलर, निकासी पाइप या पृष्ठ पाइप, यानी कि एग्जास्ट डक्ट, मफलर, एग्जास्ट पाइप या बैक पाइप। तो आप क्या कहोगे भाई, निकासी शोर यानी कि जो एग्जास्ट नॉइस है उसको कम करने वाला, उसको कम करने वाला जो उपकरण है वो आपने पढ़ा, वो क्या है भैया, वो आपका है मफलर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताइए, इतना जो टाइप वाइप पढ़ाया ना, बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा मफलर का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। बैफल टाइप, रिजोनेंस टाइप, अवशोषक टाइप या लाइट टाइप, प्रकाश टाइप। बताइए भैया जल्दी से बताइए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है। तो भाई बैफल टाइप मैंने बताया था ना, जो एब्जॉर्टिंग मफलर मैंने बताया उसमें तीन टाइप के मैंने आपको बताया, स्ट्रेट फ्लो,
रिवर्स फ्लो और बैफल टाइप, ठीक है। ये बैफल टाइप किस में आता है, ये बैफल टाइप एब्जॉर्प्टिव मफलर में आता है। एब्जॉर्प्टिव मफलर में मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेट फ्लो, रिवर्स फ्लो और बैफल टाइप। तो ये बैफल टाइप तो होता है मफलर का प्रकार। अनुनाद टाइप यानी कि रिजोनेंस टाइप, ये भी मफलर का प्रकार होता है। अवशोषक टाइप यानी कि एब्जॉर्बर टाइप, ये भी मफलर का प्रकार होता है। जो लाइट टाइप है या किसी मफलर का प्रकार होता है, आप लोग नहीं। अगला है, किस प्रकार के मफलर को कांच से भरे मफलर कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो एब्जॉर्प्टिव मफलर है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मैंने आपको क्या बताया भाई, जो एब्जॉर्प्टिव मफलर है इसमें ध्वनि अवशोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, या तो स्टील वूल कर लेगा या तो ग्लास वूल कर लेगा। ग्लास का हिंदी क्या होता है भैया, कांच। कांच का रेशा इसको आप बोल सकते हो, कांच का रेशा, कांच का रेशा, ठीक है। जैसे ये पतले पतले रेशे आपको नहीं दिख रहे हैं इसमें, वही ग्लास, उसे इंग्लिश में बोलते हैं वूल। तो ग्लास वूल यानी कि कांच का रेशा। तो अब कहेगा भैया बताओ, प्रश्न आपसे पूछा है, किसे कांच से भरे मफलर किसे कहा जा सकता है। तो भाई जिसमें ग्लास वूल या कांच का रेशा प्रयोग होगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे। तो कांच से भरे मफलर किसको कहा जाता है भाई, एब्जॉर्प्टिव टाइप। अगला देखिए क्या है, ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों की तरह वाहनों में नीचे क्यों स्थिर नहीं होता। आप देखोगे ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर होता है ना, ऊपर से धुआं निकलता है। तो उसका कई रीजन होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि भाई मान लो नीचे है, नीचे लगा दिया, और मान के चलो साइलेंसर से स्पार्क भी कभी कभी निकल गया, मान लो स्पार्क अरेस्ट ना कर पाया, सूखी फसल में ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो स्पार्क नीचे, अगर मान लो गलती से स्पार्क अरेस्ट ना हुआ, निकल गया इंजन में, ठीक है, तो क्या होगा भाई, आग लग सकती है फसल में आपके, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगहों में काम करना पड़ता है जहां साइलेंसर आपका टकरा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के हिसाब से जो है ये वाला ऑप्शन सही है कि भाई ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों में नीचे क्यों स्थिर नहीं होता है, क्योंकि ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगह में काम करना रहता है जहां पर ये टकरा सकता है, ठीक है। तो ये था भैया, ये इंग्लिश में है। तो ये थी आज की क्लास। अब आइए लास्ट में आपको जो है मैं एनिमेशन दिखा देता हूँ, किसका भैया, एनिमेशन दिखा देता हूँ आपको मफलर का, ठीक है। देखिए ये है आपका मफलर, ये वही जो मैंने आपको बताया। बस अब इसमें हमको करना क्या है, जैसे देखिए आपने, मैंने आपको अभी रिएक्टिव मफलर में बताया था ना, रिएक्टिव मफलर में बताया था ना भाई कि, और हाँ एक चीज और, आपका भाई जो जिस टाइम आज आपकी क्लास चल रही है उसी टाइम आपका जो क्विज है, कल आपका क्विज होगा, ठीक है, क्वेश्चंस का। जो भी आपकी क्लासेस हैं, जो भी आपकी क्लासेस हैं चलती हैं जिस टाइम, उसी टाइम कल आपका एप्लीकेशन में क्विज भी होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो 10 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है, 10 बजे मेरी क्लास होती है, तो 10 बजे ही कल आपका एप्लीकेशन में क्विज होगा। तो उस क्विज में आप सभी पार्टिसिपेट करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इसी तरीके से जिस भी सब्जेक्ट की क्लास जिस टाइम चलती होगी, जैसे मान के चलो पॉलिटी की क्लास आपकी 12 बजे चलती है, मैथ की क्लास आपकी 11 बजे चलती है, मतलब जो भी टाइमिंग होगा, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपका जो कल है सैटरडे, सैटरडे को आपका जो क्विज है वो आपका एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट किया जाएगा। ग्रुप वगैरह में आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आइए समझते हैं। देखो कुछ नहीं करना इसमें, देखो हमको कुछ नहीं करना है इसमें, हमको सिर्फ और सिर्फ टकराना है। मफलर में करना क्या है, मफलर में देखो जैसे मान लो एग्जास्ट गैस आई अब देखो, अब ये जो इसमें छिद्र है उसमें से निकलेगी, अब उसमें से निकलेगी टकराएगी, देखो चारों तरफ टकरा रही है। टकरा के हमको करना क्या है, इसके दाब को कम करना है। टकरा के करना क्या है भाई, इसके दाब को कम करना है। हाँ मे भी लाइव ही होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहां से आई, अब यहां से कुछ टकरा गई, फिर अब जो बची, जो मतलब मान के चलो ज्यादा तेज है, वो आगे गई। अब जब आगे गई तो आगे देखो इस तरीके से आपस में टकरा रही है ये सब, ये क्या है, आपस में टकरा रहे। टकराना क्यों है, क्योंकि हमको इनको दाब को कम करना है। दाब कम कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देंगे तो साउंड होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अब जो और मतलब बची हैं जिनके पास और ताकत है, वो आगे जाएंगे रिजोनेटर में। रिजोनेटर नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, थोड़ा सा है, रिजोनेटर में जाएंगे। अब देखो यहाँ आगे बंद है,
अब आगे जाएंगी टकरा के फिर वापस आएंगी तो फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, आगे जाएंगी टकराएंगी फिर वापस आएंगी तो फिर एक दूसरे की जो मतलब साउंड है उसको क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। फिर उसके बाद जो बची होंगी वो कहाँ पर आएंगी, वो यहाँ पर आएंगी, इस वाले चैम्बर में होते हुए यहाँ पर आएंगी, कुछ जो बची होंगी वो यहाँ पर आएंगी। अब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पे फिर इनका मतलब टकराना होगा, फिर यहाँ पे टकराएंगी, फिर टकरा के इनका प्रेशर क्या होगा, खत्म होगा। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है जी भैया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेशर खत्म होगा और फिर यहाँ से जब इनका प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ से क्या होंगी, इनको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, एटमॉस्फियर में निकाल दिया जाएगा इस तरीके से, टेल पाइप के थ्रू। ये टेल पाइप है, ये क्या है भैया, टेल पाइप है, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब आपसे भाई मुलाकात होगी अब आपसे मंडे को, ठीक है भैया। अब आपसे जो मुलाकात होगी वो मंडे को होगी, और मंडे को जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। एग्जास्ट सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे पिछली बार भर भर की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।